दोस्तों, नव्या की कहानी के 7वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। नव्या को जो भी सामान खरीदना था, अभिनव ने उसे खरीदवा दिया था। उसके लहंगे से मैचिंग की चूड़ियां और ज्वेलरी सब। आज नव्या ने पहली बार थोड़ा मेकअप का सामान भी खरीद लिया था। गांव में ब्यूटी पार्लर कहाँ थे, खुद ही अपने थोड़ा बहुत काजल लिपस्टिक लगा लेती थी। अभिनव के साथ शॉपिंग करके नव्या मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि आज पहली बार अभिनव ने उसे डांटा नहीं था। इसलिए आज अभिनव को लेकर उसके मन में तितलियां उड़ रही थी। यह पहली बार था जब अभिनव और नव्या दोनों साथ में बाहर घूमने गए थे। दोनों देर शाम घर लौटे। नव्या बहुत खुश थी कि आज उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सास तो घर पर थी नहीं। बड़े शौक से नव्या सारा सामान दादी माँ के पास ले गई और एक एक करके उन्हें दिखाने लगी। दादी जी, देखिए ना, मैंने कितनी सारी शॉपिंग की है। आपको कैसा लग रहा है ये सारा सामान? और यह लहंगा देखिए कितना प्यारा है। दादी ने कहा, हाँ बेटा, बहुत प्यारा है और ये तुम पर बहुत सुंदर लगेगा। अब तू जल्दी से सारा सामान अपने कमरे में ले जा, तुझे पैकिंग भी तो करनी है। कल तुम्हारे पिताजी आएंगे तो जल्दबाजी में सारा सामान पैक नहीं हो पाएगा, इसलिए जहां पर टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। यह सुनते ही नव्या सारा सामान समेट कर अपने कमरे में आ गई। उसने सारा सामान सोफे पर रख दिया। नव्या अभिनव के बेड पर सामान रखने की गलती भी नहीं कर सकती थी, वरना शिवाजी का तीसरा नेत्र न जाने कब खुल जाए और उसे भस्म कर दे। उसका पहिए वाला सूटकेस अलमारी के ऊपर रखा था। उसके ससुराल से शादी में काफी कुछ सामान इसी में आया था। उसने ड्रेसिंग टेबल पर छोटा सा स्टूल बाहर खींचा और उस पर चढ़कर उतारने लगी। उसका हाथ अलमारी के ऊपर तक पहुंच नहीं रहा था। हे भगवान, अब मैं यहाँ सूटकेस ये कैसे नीचे उतारूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यह सब ही करते हुए नव्या कमरे से बाहर निकल गई। साक्षात महादेव मतलब पतिदेव खड़े थे। नव्या उसे तो कह नहीं सकती कि सूटकेस उतार दे। अभिनव उसे इग्नोर कर कमरे में जाने लगा, तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, शिवा, जरा सुनो तो। अभिनव तुरंत पीछे मुड़ा। क्या है? आपसे कुछ भी नहीं कहा मैंने। नव्या का आज दिन बहुत ही अच्छा बीतता था और इसलिए वो अभिनव की डांट खाकर उसे दिन को खराब नहीं करना चाहती थी। मैंने पूछा क्या चाहिए? उसे क्यों बुला रही हो? ये वो पहियों वाला सूटकेस उतारना था, हमारा हाथ नहीं पहुंच रहा। नव्या ने धीरे से सर झुका लिया। नव्या की बात सुनकर अभिनव गुस्से में कमरे में आ गया और जरा सा एड़ियों पर उचका और बैग उतार दिया। बैग उसे देते हुए बोला, ट्रॉली बैग, इसे ट्रॉली बैग कहते हैं, पहियों वाला सूटकेस नहीं। अब बोलो इसे क्या कहते हैं? ट्रॉली बैग। बिल्कुल सही। जाओ अब अपना पैकिंग कर लो। नव्या ने जल्दी में सारा सामान पैक किया और अपने मायके पहुंचने के मीठे सपने में खो गई। कल इतने दिनों बाद अम्मा से मिल पाएगी वो। पग फेरे के बाद पहली बार मायके जा रही है। मानवी के दूल्हे की फोटो भी नहीं देख पाई थी तो वो सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। आज ही अम्मा के फोन पर बताया कि जिया को जो लड़का हुआ है, हाय, कल हम उसे खूब खिलाएंगे गोद में। कितना मजा आएगा ना सभी लोगों से मिलकर। यह सब सोचकर नव्या को न जाने किस पहर में नींद आ गई। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, नव्या, सो गई क्या? उठो। शिवा ने उसे हिलाया तो वो मायके के ख्वाबों में वापस ससुराल में आ गई। हाँ बोलो। नव्या ने आंखें मसलते हुए उसे देखा। ये लो तुम्हारे लिए, कहते हुए शिवा ने उसे एक बॉक्स पकड़ा दिया। नव्या जल्दी जल्दी बॉक्स का रैपर फाड़ने लगी। अरे वाह, ये तो मोबाइल फोन है, बड़ा वाला। वीडियो कॉल भी होगा ना, है ना? नव्या के चेहरे पर बच्चों वाली खिलखिलाहट देखकर शिवा मुस्कुराने लगा। घर जाने के बाद फोन पर बात करती रहना, तुम्हारे बिना यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तुम मुझे ये चलाना भी तो सिखा दो ना थोड़ा थोड़ा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। शिवा ने कुछ जरूरी चीजें उसे जल्दी जल्दी बता दी। नव्या, इसमें मेरा फैमिली का, तुम्हारे पापा का और मेरे हिटलर भाई का नंबर सेव कर दिया है, जिसमें आखिरी नंबर की जरूरत ना के बराबर होगी। सुनो ना, इसमें इनकी फोटो भी डाल दो। इनको ज्यादा देखोगी तो रात के डरावने सपने आएंगे। तुम मेरी फोटो देख लो, मैं अपनी डाल देता हूँ। शिवा ने नव्या को चढ़ाते हुए कहा। तब तक कमरे में अभिनव का प्रवेश हुआ। शिवा को फिर से नव्या के साथ चिपका हुआ देख उसका खून खोल गया। उसने शिवा का कॉलर पकड़कर उसे टांग लिया और सीधा दरवाजे के बाहर फेंक आया। आइंदा मेरे कमरे में बिना पूछे मत घुसना, अभिनव ने गुस्से में कहा। नव्या अपने पति के रौद्र रूप का शिकार नहीं होना चाहती थी। नव्या को पता नहीं था कि अभिनव किस बात पर गुस्सा हो रहा है। डर के मारे वो बेचारी चुपचाप फोन टेबल पर रखकर सोफे पर फैल गई। कुछ देर बाद अभिनव को यकीन हो गया कि नव्या सो गई।
तो उसने टेबल पर रखा फोन उठाया, गैलरी खोलकर स्वाइप करने लगा। कुछ फोटोज मम्मी पापा की थी, कुछ में दादी माँ से चिपकी हुई थी और बाकी फोटोज में शिवा ही शिवा था। ये शिवा का बच्चा, इसकी तो ये किसी दिन मेरे हाथों बहुत पिटेगा। अभिनव ने उसकी सारी फोटोज फोन में से एक एक करके हटा दी, अपनी ढेर सारी फोटोज फोन में डाल दी। उफ, अपने छोटे भाई से इतनी जलन। अगली सुबह नव्या को खुशी खुशी देखते ही बनती सुबह से ही सात श्रृंगार किए, पैरों में महावर लगाए हुए बस इधर उधर फुदक रही थी। सुबह से 50 बार घड़ी देख चुकी थी, पिताजी आने ही वाले होंगे बस। पिताजी दोपहर बाद पहुंचे। एक सफेद रंग का कुर्ता, पीले रंग की नाम नामी दुशाला कंधे पर और गले में रुद्राक्षी माला। मुखिया जी भी कहिए अपनी बिटिया कि इतने बड़े महल में रानी की तरह रखते हैं, और फूले नहीं समा रहे थे। समधे समदन तो घर पर थे नहीं। अभिनव और शिवा ने आते ही उनके पैर छू लिए। नव्या अपने पिताजी के लिए चाय नाश्ता लेकर बाहर निकली तो बाहर कोई नहीं था। नौकर ने बताया सब दादी जी के कमरे में गए हैं। नव्या वहां पहुंची तो वहां का नजारा देखकर उनका दिल बाग बाग हो गया। वह बहुत फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि शिवा उसके पति, पिताजी और दादी माँ हंस हंस कर बातें करने में बिजी थी। उसे यह देखकर बहुत सुकून मिला कि अभिनव पिताजी से बहुत अच्छे से पेश आ रहा था। नव्या को अच्छे से याद था, शादी के बाद चौथी में जब उसके पिता उसे विदा करने आए थे तो अभिनव उनके सामने ही निकलकर वो ऑफिस चला गया था। पैर छूना तो दूर, उसने नमस्ते तक नहीं किया था। नव्या को बहुत बुरा लगा था। उसके पिता ने देखकर भी अनदेखा कर दिया था, लेकिन आज बिल्कुल अलग था। आज के माहौल को देखकर नव्या भी खुश थी, क्योंकि आज अभिनव हंसी खुशी परिवार वालों के साथ समय बिता रहा था। थोड़ी देर बाद पिताजी नव्या को अपने साथ ले गई। अभिनव चुपचाप उसे जाते देखता रहा और उसके जाने के बाद वापस अपने कमरे में चला गया। यूं तो कभी उसे नव्या के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन आज पहली बार सामने पड़ा खाली सोफा उसे बार बार नव्या की याद दिला रहा था। न चाहते हुए भी आज पहली बार उसका ध्यान अपने खाली कमरे पर जा रहा था और रह रहकर उसको नव्या की याद आ रही थी। 2 दिन बाद राघव और आरती भी वापस आ गए। शिवा ने उन्हें एक एक कर सारी बातें बता दी, जिन्हें सुनकर उनके मन में एक अजीब सा सुकून आ गया था। वो बहुत खुश थे। धीरे धीरे से सही उनका बेटा नव्या की परवाह करने लगा था, और परवाह को प्यार में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन ज्यादा खुशी में इंसान गलतियां कर बैठता है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। रात को डाइनिंग टेबल पर आखिर आरती ने बात छेड़ ही दी। अभिनव, बहुत अच्छा लगा हमें तुम्हारे और नव्या के बारे में सुनकर। आरती ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा, तुम्हें उसकी परवाह है और उसे तुम्हारी। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, तुम्हें जल्द ही समझ आ जाएगा। राघव ने कहा, हाँ भाई, और नव्या आप और एक साथ बहुत अच्छे भी लगते हो, मैड फॉर ईच अदर। यह कहते हुए शिवा के चेहरे पर अलग ही खुशी थी। इससे पहले कि शिवा अपनी बात खत्म करता, अभिनव ने धार से टेबल पर जोर सा गुस्सा मारा। एकदम सन्नाटा छा गया और तभी अभिनव की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई, इस गलतफहमी से बाहर निकल आइए आप लोग। अपने सपनों में भी मैं कैसे सोच लिया कि मैं उसे अपना लूंगा। आपको जानना है कि मैं उसे अच्छे से पेश क्यों आ रहा था, तो ये पढ़िए। कहते हुए अभिनव ने नव्या का लिखा नोट अपनी माँ के आगे पटक दिया। और रही बात उसे अपनाने की, तो आप सब कान खोलकर सुन लीजिए, न वो मेरी पत्नी थी और न कभी होगी। इस बात को आप इतनी जल्दी गांठ बांध लेंगे, उतना ही जल्दी आपके लिए अच्छा होगा। कहकर खाने की प्लेट उसने झटके से नीचे फेंक दी और धड़धड़ाते हुए अपने कमरे में चला गया। उसका असली गुस्सा तो अपने पेरेंट्स पर ही था, क्योंकि वो शादी का जिम्मेदार उन्हें ही मानता था। मुश्किल से नव्या के लिए उसके दिल में एक छोटा सा सॉफ्ट कॉर्नर बनना शुरू हुआ था कि राघव और आरती की थोड़ी सी गलती में वो फिर से खत्म कर दिया। उन्हें शायद अभिनव के इस बारे में इतनी जल्दी बात नहीं करनी चाहिए थी। राघव, आरती और शिवा के खिले हुए चेहरे मुरझा गए। जब कमरे में अनुभव पहुंचा तो वह बहुत गुस्से में था और उसने कमरे का सारा सामान इधर उधर फेंक दिया था। तभी उसे अपने कमरे में एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज अभिनव के फोन की थी। उसने गुस्से में ही अपना फोन रिसीव किया। Why you guys always fight like dog? I am director of the group. You all have to follow my instructions. I am not here to solve out your stupid clevers. फोन पर दूसरी तरफ कोई बोल रहा था। Fine. I will be there by tomorrow. कहकर उसने फोन पटका और अपने वार्डरोब से कपड़े निकालकर बैग में पैक करने लगा। वार्डरोब में टंगी नव्या की साड़ियां उसके मुंह से टकरा गई थी। उसे गुस्से में उसकी सारी साड़ियां उतार कर जमीन पर फेंक दी और उसका ध्यान वार्डरोब में साड़ियां फेंकने के बाद खाली हो चुके हिस्से में रखे एक बॉक्स पर गया। उसमें नव्या और अभिनव की वेडिंग एल्बम थी। न चाहते हुए भी अभिनव के हाथ उस बॉक्स तक पहुंच ही गया।
क्या है उस बॉक्स में? क्या अभिनव और नव्या का रिश्ता ठीक हो पाएगा? अभिनव अपने और नव्या के बीच की दूरियों को मिटा पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, नव्या की कहानी के 8वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अभिनव ने धीरे धीरे वो बॉक्स निकाला और अपने बेड पर रखा। एल्बम खोलकर एक एक पेज पलटने लगा। एल्बम में सगाई से लेकर शादी और रिसेप्शन तक हर एक रस्म की फोटो थी। अपनी शादी में कितनी खुश थी नव्या, देखो तो जरा। सगाई से सुंदर से पीच कलर के शीशे वाली कामदार लहंगे में पार्लर में सजी नव्या के चेहरे पर फैली मुस्कान और होठों के बीच सफेद मोती जैसे दांत मेकअप से ज्यादा चमक रहे थे। उस दिन नव्या किसी खिले हुए गुलाब की तरह खिल रही थी। वो जरा भी शर्मीली नहीं थी। उसकी हर फोटो में उसकी खिलखिलाहट अभिनव साफ सुन सकता था। और अभिनव, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था किसी ने मार पीट कर धकेल कर नव्या के पास बैठा दिया है। अभिनव अपनी तस्वीर पर नजर ही नहीं डाल रहा था। उसकी हर एक तस्वीर में उसका चेहरा खड़ूस की तरह लग रहा था। नव्या की हल्दी, पीली साड़ी में सजे गेंदों के फूलों के गहने पहने हुए एक बहुत ही प्यारा सा फूलों का गुलदस्ता लग रही थी। उसकी माँ, चाची, बहनें और उसकी सहेलियां उसके अंग अंग पर हल्दी लेप रही थी। पहली बार अभिनव ने नव्या को नजर भर कर देखा था। उफ, कितनी खूबसूरत है ये लड़की। उसके मुंह से यही आवाज निकली। उसकी मेहंदी जिसके बीच में कहीं छोटा सा ए जरूर लिखा होगा। कितनी तमन्ना रही होगी नव्या की कि शादी के पहले रात उसका पति उसकी मेहंदी में अपना नाम ढूंढेगा। मेहंदी का रंग उतर गया लेकिन पति की बेरुखी नहीं गई। आज पहली बार अभिनव उसकी मेहंदी में बड़ी सी तस्वीर में अपना नाम ढूंढ रहा था। वह ढूंढने के बाद नव्या की कलाई के पास बेल बूटों में छुपा ए आखिरकार उसने ढूंढ ही लिया। अभिनव इतना खुश था मानो उसने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया। उसने आगे पन्ने पलटे। उसकी शादी का दिन, नव्या और अभिनव दोनों के साथ हुई नाइंसाफी का दिन। अभिनव अपनी तस्वीरों को देखना ही नहीं चाहता था, बस नव्या को देखे जा रहा था। अभिनव के घर से गए सुंदर मैरून रंग के भारी घेर वाले लहंगे में वेलवेट का साइड का दुपट्टा डाले हुए नव्या परियों की दुनिया की राजकुमारी लग रही थी। अपनी शादी में भी तो लाज हया दुल्हन के चेहरे पर होती है, वो बिल्कुल गायब थी। उसके जगह दो कंचे जैसी आंखें चमक रही थी और उसके कानों तक फैली हुई मुस्कुराहट उसके बचपने और मासूमियत का जीता जाता सबूत दे रही थी। उस दिन नव्या बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। कोई एक बार देखे तो देखता ही रह जाए। अभिनव ने धीरे से अपना एक हाथ उसकी तस्वीर पर हाथ फेरा और उसके होठों पर खुद ब खुद एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। आगे के पन्नों पर नव्या और अभिनव के फेरे थे। पीली साड़ी में लेपटी हुई नव्या किसी चांद की चांदनी जैसी खूबसूरत लग रही थी। सोने का छोटा सा मांग टीका उसकी खूबसूरती बढ़ा रहा था। नव्या उस दिन लाल रंग की चुन्नी ओढ़े हुए थी। उफ, साड़ी पहने हुए नव्या उस दिन कहर ढा रही थी और ऊपर से उसका मासूम सा चेहरा बहुत ही सुंदर लग रहा था। उम्र भले ही उसकी 20 थी लेकिन उसे कोई 16 से ज्यादा नहीं कह सकता था। दूसरी तरफ 6 फुट का तगड़ा तंदुरुस्त अभिनव। फेरों के बीच जब धान डाले जा रहे तो अभिनव को नव्या के पीछे खड़े होकर सूप से धान डालने थे। तस्वीर में आगे उसके नव्या खड़ी थी और अभिनव ने सामने छोटी सी गुड़िया लग रही थी। अभिनव के चौड़े कंधे नव्या के कंधों के दोनों ऊपर से साफ दिख रहे थे। नव्या का चेहरा उसके सीने के सामने तक ही आ पाता था। इसके बाद नव्या की विदाई थी। विदाई के दिन उसने ससुराल में आई भारी भरकम लाल सितारों वाली साड़ी पहनी थी। कितनी सुंदर लग रही थी। काजा लगे उसके दो सुंदर सुंदर नैन, जो कि किताबों के में मृग नयनी कहकर जिन नायिकाओं को संबोधित किया जाता है, उनकी आंखें जरूर नव्या के जैसी रही होंगी। कितने आंसू घुमड़े हुए थे उन काजल भरी गटमटोल आंखों में। अपनी शादी तक खिलखिलाकर हंस रही नव्या तस्वीरों में अपने पिता से लिपट लिपट कर रो रही थी। पिताजी भी अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए अपनी लाडली को कार में बैठाने की कोशिश कर रहे थे। बिटिया कितनी भी प्यारी क्यों न हो, है तो आखिर पराया धन। आज इस धन को उसके असली हकदार को सौंपकर मुखिया जी अपने कर्तव्य से मुक्त हो गए थे। उसकी माँ बिलख रही थी। नव्या मानो अपनी माँ से कह रही थी, माँ रोक लो मुझे अपने पास। 20 साल तक पाल पोस कर इतनी जल्दी किसी पराये को सौंप रहे हो। इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो। मुझे कहीं नहीं जाना माँ, तुम अपने आंचल में छुपा क्यों नहीं लेती मुझे। और वहां से कार चल दी जिसमें नव्या अपने माँ बाप, अपने घर, अपने गांव को मुड़कर देख रही थी, जैसे वो सब कुछ अपनी आंखों में बसा लेना चाहती थी। आखिर वो ये सब पीछे छोड़कर नव्या की दुनिया सजाने उसके साथ अपने सपनों का घर बसाने जा रही थी। अभिनव की आंखों से आंसुओं की 2 बूंदें नव्या के रोते हुए चेहरे पर जा गिर गई। वो उसकी तस्वीर को प्यार से सहलाने लगा था।
वो क्या कुछ सोच कर नहीं आई होगी। कितनी हिम्मत थी उसमें अपना पूरा परिवार छोड़ दिया और एक अजनबी परिवार के साथ चली आई। किस विश्वास पर? यही सोचकर कि उसका पति, उसका नया परिवार उसे भरपूर प्यार देगा, मायके की कमी नहीं महसूस होने देगा। पर बदले में अभिनव ने क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ चिड़न, नफरत, बेइज्जती और हर हर बात पर झिड़क। कैसे ये सब सहकर चुप बनी रहती है वो? क्या उसे अपने घर की याद नहीं आती होगी? अगले पेज पर नव्या का घर प्रवेश मुंह दिखाई की रस्में थी। अभिनव इन रस्मों में न के बराबर ही था। शादी का उत्साह तो यूं भी नहीं था उसे, लेकिन आज वो इस बात का अफसोस कर रहा था। एल्बम खत्म हो गया। पीछे के कवर पर उसकी और नव्या की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। एक बार फिर उसने तस्वीर को गौर से निहारा और एल्बम को बॉक्स के बंद करके फिर से लेट गया। उसने अपनी आंखें मूंदी तो उसे अपनी सुहागरात याद आ गई। कैसे उसके कमरे को खूबसूरत खुशबूदार फूलों से सजाया गया था। उसकी मां ने नव्या को सजा सवार कर उसके बिस्तर पर बैठाया था। नव्या उस रात धानी रंग की नीली बॉर्डर वाली सुंदर सी साड़ी और लाल रंग की शाल ओढ़े हुए बैठी थी। उसने पूरा श्रृंगार किया हुआ था। जब वो कमरे में आया था तो नशे में था। अपनी इस जबरदस्ती की शादी का गम मिटाने के लिए उसने पी रखी थी। कमरे में घुसते ही उसका पांव दरवाजे से टकरा गया और लड़खड़ा गया। नव्या की हंसी छूट गई। बजाय सुहाग सेज पर बैठी लड़के की तरह शर्माने के, नव्या अपनी आदत से मजबूर होकर हंस दी। उसकी हंसी अभिनव के घावों पर नमक की तरह लगी। अभिनव का गुस्सा आज सातवें आसमान पर पहुंच गया था। ए तुम, हाँ तुम मेरे बेड पर क्या कर रही हो? उसने नव्या को उंगली दिखाते हुए पूछा। सासू मां ने मुझे यहां बैठाया है। नव्या बहुत ही मीठी आवाज में मासूमियत से बोली। उठो, अभी के अभी मेरे बेड से उठो। अभिनव चुटके बजाते हुए उससे बोला। नव्या घबराकर बिस्तर से उतर गई। नव्या को बहुत डर लग रहा था कि उसने डरते हुए उससे पूछा, तो मैं कहां जाऊं? इतनी बड़ी जमीन पड़ी है, जहां मन हो वहां सो जाओ। वैसे भी गवार हो, इतने अच्छे बिस्तर पर सोने की आदत नहीं होगी तुम्हें। लेकिन ठंड लग गई तो मुझे। नव्या का चेहरा रुआंसा हो गया। सर्दियों का मौसम था। दिसंबर की शादी हुई थी। जमीन बर्फ की तरह ठंडी पड़ी थी। वो सामने सोफा दिख रहा है, वहां लेट जाओ और अपना चेहरा मेरी तरफ मत घुमाना। मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत है। अभिनव ने पूरे गुस्से के साथ कहा। नव्या सहमी से चुपचाप सुनती रही। जाती क्यों नहीं? अभिनव ने फिर से गुस्से में कहा। अभिनव की नफरत और गुस्से से भरी भारी भरकम आवाज सुनकर नव्या का नन्हा सा दिल कांप गया। हमें अकेले सोने में डर लगता है। गांव में हम मानवी के पास सोते थे। अभिनव ने अपने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाते हुए गुस्से में कहा। तो वापस अपने गांव लौट जाओ, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। नव्या की सुरमई आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी। थोड़ी देर वैसे ही खड़ी रहने के बाद वो डरते हुए फिर से बोली। हमें सच में बहुत बहुत डर लगता है। हम अकेले, हमें यहीं बेड पर लेट जाने दीजिए। हम किनारे ही लेटेंगे, आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, भोले बाबा की कसम। नव्या ने बड़ी ही मासूमियत के साथ कहा। अभिनव का दिल जरा भी नहीं पसीजा, बल्कि उसने नव्या का तकिया उठाकर जमीन पर फेंक दिया। बेचारी ने चुपचाप तकिया उठाया और सोफे पर सिकुड़कर बैठ गई। पूरी रात वो वैसे ही बैठी बैठी ऊँगती रही। इतने दिन की शादी की थकान थी, लेकिन अकेले के डर और कमरे में भर अंधेरे के कारण वो बिल्कुल नहीं सो पाई थी। वो ऐसे ही सोच रहा था, तभी अचानक से अभिनव का फोन बज गया। वो अपनी सुहागरात से निकलकर आज मैं वापस आ गया। मैसेज नव्या का ही था। लब तो खामोश रहेंगे, ये वादा है मेरा आपसे। अगर कह बैठी कुछ निगाहें तो खफा मत हो जाना। अभिनव को नव्या का ये शायराना अंदाज बहुत पसंद आया और मुस्कुरा उठा। उसने बार बार उन 2 लाइंस को पढ़ा और मैसेज टाइप किया। दोबारा ये 2 टके की सड़क छाप शायरियां मुझे भेजी तो ब्लॉक कर दूंगा। सॉरी। नव्या ने सैड सी इमोजी बनाकर फोन बंद कर दिया। अभिनव उस मैसेज को बार बार देख रहा था, तभी नव्या ऑफलाइन हो गई। अभिनव का दिल किया कि फोन से निकलकर वो नव्या के पास चला जाए, जो कुछ उसने किया और उसकी माफी मांग ले। उसने फोन किनारे पटक दिया और मुट्ठी बंद करके बेड के क्राउन पर घोंसे मारने लगा, मानो खुद को सजा दे रहा हो। फिर उसने बगल में पड़ा तकिया उठाकर गले से लिपटा लिया। फिर कुछ सोचकर धीरे से उठा और जमीन पर बिखरी हुई नव्या की सारी साड़ियों को एक एक करके तह बनाकर रखने लगा। उसने सारी साड़ियां वापस करीने से हैंगर में लटका दिया और वार्डरोब में टांग दिया। अपने बिस्तर पर आकर सो गया। यह अभिनव को क्या होने लगा था? क्या अभिनव नव्या के प्यार में पड़ने लगा था? क्या नव्या और अभिनव की बीच की दूरियां कम हो पाएंगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो प्यारे प्यारे कमेंट करके जरूर बताइएगा
और साथ में दोस्तों इस कहानी को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी कर दें।